Hello everyone, in this video lecture we will discuss about allotropic forms of sulfur and sulfur dioxide। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सल्फर जो है वो कैटिनेशन कर सकता है एक एक्सटेंट तक, और जिसकी वजह से इसमें क्या है कि इनके एलोट्रोप्स फॉर्म हो जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट एलोट्रोप्स हैं सल्फर के वो बेसिकली हमारे पास रोम्बिक सल्फर है और मोनोक्लिनिक सल्फर है। इसी तरीके से हम S6 सल्फर को भी डिस्कस करेंगे और S2 सल्फर को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर की, तो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो S8 है। हम ये कह सकते हैं कि सल्फर के 8 एटम्स कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, यानी कि एसिड फॉर्म करते हैं, जिससे हमारे पास रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर फॉर्म हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास S6, जैसे अभी मैंने बताया, S6 हमारे पास एक एलोट्रोपिक फॉर्म है और S2 है। सल्फर के इनके अलावा और भी एलोट्रोपिक फॉर्म है S3, S5, बट ये जो 4 एलोट्रोपिक फॉर्म है यानी कि रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, S6, S2, ये काफ़ी अबंडेंट है। हम ये कह सकते हैं कि इनके बारे में डिस्कशन ज़्यादा किया जाता है, तो इस लिहाज से इनका डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो नेचुरली अबंडेंट हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म है या जिनके साथ हम डील करते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम बात करें रोम्बिक सल्फर की और मोनोक्लिनिक सल्फर की, तो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, S8 है। रोम्बिक सल्फर को अल्फ़ा सल्फर भी कहते हैं और मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर भी कहते हैं। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो रोम्बिक सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 385.5 केल्विन है और मोनोक्लिनिक सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 393 केल्विन है। ठीक इसी तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मेंशन है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.06 है रोम्बिक सल्फर की, और वहीं अगर हम बात करें मोनोक्लिनिक सल्फर की तो 1.98 है। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली जो 8 एटम्स हैं वो क्राउन शेप में प्रेजेंट होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास पैकर्ड क्राउन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्राउन शेप आप समझ सकते हैं इसको, ये पकड़ होता है। आप ये नहीं कह सकते कि रेगुलर क्राउन है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्टिंग होती है, और इनके ये जो कॉर्नर्स पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास सल्फर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 8 सल्फर एटम प्रेजेंट होते हैं इस शेप में, और दोनों के लिए ही, मोनोक्लिनिक सल्फर के लिए और रोम्बिक सल्फर के लिए, जो इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सेम है, यानी कि क्राउन शेप है। बट इनकी जो पैकिंग होती है, इन मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग है वो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर देती है। जो हमारे पास रोम्बिक सल्फर है इनकी पैकिंग अलग होती है, और मोनोक्लिनिक सल्फर में पैकिंग जो है हमारे पास अलग होती है। इनकी पैकिंग को देख के हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम रोम्बिक सल्फर की बात करें तो इसमें ये जो क्राउन शेप है ये इसी तरीके से रेगुलर पैटर्न में एक दूसरे के ऊपर आप कह सकते हैं पैक्ड होते हैं इस तरीके से, और इसी तरीके से हमारे पास और नीचे हम इनको कह सकते हैं। बट अगर हम बात करें मोनोक्लिनिक सल्फर में तो इनमें पैकिंग रेगुलर नहीं होती है, इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, जैसे ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, तो दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल होगा हमारे पास वो अपोजिट शेप में हमारे पास प्रेजेंट होगा, हम ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि एक क्राउन अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा हमारे पास अपोजिट साइड में उसके साथ पैक्ड है। तो पैकिंग चेंज करने से हमारे पास क्या होता है, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर में ये चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट इनका अगर हम बात करें टेम्परेचर की, जो इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 369 होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि 369 जो हमारे पास टेम्परेचर है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इससे बिलो पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि जो सल्फ़र है वो रोम्बिक फॉर्म में रहती है, और इससे अबव अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो मोनोक्लिनिक सल्फ़र है। तो हम ये कह सकते हैं कि रोम्बिक सल्फ़र जो है वो 369 केल्विन से अबव टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाती है, और वही मोनोक्लिनिक सल्फ़र 369 केल्विन से अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो वो किस में बदल जाती है, रोम्बिक सल्फ़र में। इनके अगर कलर की बात करें तो बेसिकली जो हमारे पास अल्फ़ा है वो येलो कलर का होता है, और जो मोनोक्लिनिक है ये पेल येलो कलर इसका होता है, ये भी येलोइश कलर रखता है बेसिकली। इनकी सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो दोनों ही फॉर्म हमारे पास जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं, बट ये कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CH2 में सॉल्युबल है। तो दोनों फॉर्म हमारे पास क्या है, CH2 में सॉल्युबल हैं।
तो दोनों ही। CH2 के साथ साथ ये बेंजीन और ईथर जैसे सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल होते हैं। अगर हम एलिवेटेड टेम्परेचर की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर को 1000 केल्विन तक रेस कर दें, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास सल्फ़र की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो S2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, हम ये कह सकते हैं, और ये भी O2 की तरह पैरामैग्नेटिक होती है इन नेचर में। तो हम कह सकते हैं कि जो सल्फ़र है उसकी जो फॉर्म्स हैं लो टेम्परेचर पे बेसिकली एसिड H6 टाइप फॉर्म में ये रहता है, और अगर हम इसकी टेम्परेचर को रेज़ करें तो ये भी डायटोमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डायटोमिक फॉर्म है वो इसकी पैरामैग्नेटिक नेचर रखती है, जैसा कि हमारे पास O2 का नेचर होता है। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बेसिकली सल्फ़र और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास जो एक ऑक्सीजन है, टर्मिनल ऑक्सीजन है, वो सल्फ़र के साथ सिंगल बॉन्डेड होता है, और दूसरा जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड होता है। तो अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करें यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करें, तो इस तरीके से हमारे पास जो एक टर्मिनल ऑक्सीजन है वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारे पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, और जो दूसरा टर्मिनल ऑक्सीजन है हमारे पास उस पर ये कंडीशन होती है। तो अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें तो यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, 1 नेगेटिव चार्ज है फॉर्मल चार्ज, और अगर हम सल्फ़र पे कहें तो इस पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और अगर हम इसका फॉर्मल चार्ज काउंट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज कंसीडर किया जा सकता है, और काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसकी हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। हमारे पास जो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो भी एग्जिस्ट करती है। तो 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास इसकी, तो कंडीशन हमारे पास बदल जाएगी, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे, और इस वाले टर्मिनल वाले पे 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो हम इस कंडीशन में जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, सल्फ़र का ऑक्टेट कंप्लीट रखते हैं, यानी कि सब में यहाँ पे हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट है और सल्फ़र का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सबसे आप कह सकते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है सल्फ़र डाइऑक्साइड की। तो इसी तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करें तो इसकी जो सबसे इजी प्रिपरेशन है वो हम कह सकते हैं कि सल्फ़र को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को फॉर्म कर सकते हैं। तो एयर की प्रेजेंस में अगर हम फर्स्ट प्रिपरेशन की बात करें तो सल्फ़र जो कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में और हमारे पास O2 जो कि गैस फॉर्म में, इनको बर्न करके सल्फ़र को बर्न करके यहाँ हीट की प्रेजेंस हम बता सकते हैं SO2 हमारे पास गैस फॉर्म में फॉर्म होता है। इसके साथ ट्रेस वैल्यू में हमारे पास सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी फॉर्म होती है, जिसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, ऑलमोस्ट 6-7% होती है। तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है। तो कह सकते हैं कि ये मेथड काफ़ी बेटर है सल्फ़र डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम लेबोरेटरी मेथड की बात करें तो हम वहाँ पे सल्फाइड से क्या कर सकते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड को फॉर्म कर सकते हैं। तो सोडियम सल्फाइड की हेल्प से बेसिकली हम फॉर्म करते हैं। तो सोडियम सल्फाइड यानी कि Na2SO3 को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इस रिएक्शन में हमारे पास Na2SO4 फॉर्म होता है, H2O फॉर्म होता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। तो लैब्स वगैरह में हम सल्फाइड से क्या कर सकते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड को फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रिपरेशन के इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनके रोस्टिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड को फॉर्म कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें आयरन सल्फाइड की, तो आयरन सल्फाइड को जब हम रोस्टिंग करते हैं, आयरन सल्फाइड की जब रोस्टिंग की जाती है तो हम ये कहते हैं कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो हमारे पास फॉर्म होती है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन को देखें बेसिकली तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि ये मेथड ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हम बेसिकली आयरन के लिए प्यूरिफिकेशन के लिए वर्क कर ही रहे होते हैं, तो वहाँ पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको ये गैस मिल जाती है। तो अगर हम बात करें FeS की, तो 4 FeS + 11 O2 गिव्स Fe2O3 प्लस ये आपके पास 2 फॉर्म हो जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास 4 SO2 फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आयरन सल्फाइड है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जो कि ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है, और हमारे पास सॉलिड जो आयरन का ऑक्साइड है वो फॉर्म होता है, और हमारे पास ये गैस फॉर्म में हमको
आप कह सकते हैं कि ये एलिमिनेट हो जाती है। तो ये 3 बेसिक मेथड है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के, जिसमें से फर्स्ट मेथड जो है वो आप कह सकते हैं कि बर्न करके हम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लैब्स वगैरह में हम सल्फाइड्स को यूज़ करके फॉर्म करते हैं, सल्फाइड को, बेसिकली सोडियम सल्फाइड को, और वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प लेनी पड़ती है। जो लास्ट मेथड था इंडस्ट्रियल मेथड, वहाँ पे जो हमारे पास मेटल के सल्फाइड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, और रोस्टिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, आप कह सकते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बेसिकली कलरलेस है, इसकी जो आप कह सकते हैं कि इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस है। स्मेल की बात करें तो पंजेंट स्मेल होती है इसकी, काफ़ी बेकार स्मेल होती है इसकी, आप ये कह सकते हैं कि प्लीसेंट स्मेल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम इसके नेचर की बात करें तो एसिडिक नेचर है इसका, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और आपको पता नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर रखते हैं, और इसका एसिडिक नेचर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करके भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करता है H2SO3, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है, और हम इसी के साथ ये भी कह सकते हैं कि वाटर में सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रिएक्ट कर जा रहा है वाटर के साथ, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट अगर हम इनकी बेस के साथ रिएक्शन देखें तो बेस के साथ रिएक्शन करके ये सल्फाइड फॉर्म्स करते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें NaOH के साथ, तो NaOH के साथ रिएक्शन करके ये सोडियम सल्फाइड फॉर्म करता है। तो इस तरीके से NaOH के साथ SO2 की रिएक्शन होके Na2SO3 बनता है, यानी कि सोडियम सल्फाइड। ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती, ये फर्दर रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, और सोडियम बाईसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड आप कह सकते हैं कि ये फॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं Na2SO। तो इस तरीके से ये कंप्लीट रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में NaOH से रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड फॉर्म होता है, देन सेकंड स्टेप में अगेन रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को ये फॉर्म करता है। इसकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म करते वक्त भी हम देखते हैं कि ये सल्फर ट्राईऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड। तो वेनेडियम ऑक्साइड जो है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड को फॉर्म करता है। तो इस रिएक्शन को भी हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर हम बात करें इसके रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम रिडक्शन की बात करें, रिड्यूसिंग नेचर की, तो सल्फर डाइऑक्साइड MnO4 नेगेटिव, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 होती है, इसको रिड्यूस कर देती है Mn डबल पॉजिटिव स्टेट में। तो एक ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर होता है या रिड्यूसिंग रिएक्शन होती है, जहाँ पे ये MnO4 नेगेटिव को Mn डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। और साथ ही साथ ये फेरिक ऑक्साइड यानी कि जो हमारे पास F ट्रिपल पॉजिटिव स्टेट के साथ सॉल्ट्स होते हैं उनको F डबल पॉजिटिव स्टेट में कन्वर्ट कर देती है। तो आयरन को भी ये रिड्यूस कर देती है, हम ये कह सकते हैं Fe को ट्रिपल पॉजिटिव स्टेट को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देती है, Fe डबल पॉजिटिव में। तो एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शन हम देखते हैं। अगर बात करें ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, तो काफ़ी कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज भी करती है ये। तो ऐसे कंपाउंड जो रिड्यूसिंग नेचर रखते हैं उनको तो बहुत जल्दी ये ऑक्सीडाइज कर देती है, या रिड्यूसिंग जो एजेंट होते हैं हमारे पास उनको ये ऑक्सीडाइज करने में काफ़ी यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करती है और आप यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कर सकते हैं, तो CO2 फॉर्म हो जाती है हमारे पास, और जो सल्फ़र है वो हमारे पास इस तरीके से रिड्यूस हो जाता है। अगर बात करें आयरन की, तो आयरन को भी ये क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है, और आयरन को ऑक्सीडाइज करके ये आप कह सकते हैं कि FeO फॉर्म करती है 2 मॉलिक्यूल्स, और साथ ही साथ सल्फ़र हमारे पास क्या है, रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से ये 2 ही रिएक्शंस की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि जो SO2 है उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, वो ऑक्सीडाइज कर रही है कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में और आयरन को आयरन ऑक्साइड में। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी सल्फर डाइऑक्साइड की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया जो एलोट्रोपिक फॉर्म थी सल्फर की वो, और जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड था उसको। तो वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।